Hello friends, welcome to Vocab Wizard. In this video, we will discuss some of the important MCQs that are curated as per the demand of the UPSC. Okay, now start with the first MCQ. Now the first MCQ is regarding the RBI Retail Direct Scheme. Now, what is the RBI Retail Direct Scheme? The first statement is RBI Retail Direct Scheme facilitate the investment in the government security by the individual investor. Okay, now this statement is correct that if an individual investor want to invest in a particular scheme of the RBI, so we have the RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम. ना इवन द मीनिंग ऑफ द रिटेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेल? रिटेल का मतलब ही क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को बेचना. सो दैट्स वाई द रिटेल डायरेक्ट स्कीम. नाउ दिस इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द स्कीम प्रोवाइड्स द investor an opportunity to invest only in the primary market and not in the secondary market. Now this statement is incorrect. Now what is the difference between the primary and secondary market? Primary market का मतलब होता है कि जहाँ पर फर्स्ट टाइम में सिक्योरिटी का बेचा या खरीदा जाता है, या बॉन्ड या शेयर को बेचा या खरीदा जाता है. एंड अगर उसको सेकेंड टाइम में बेचा या खरीदा जा रहा है, ठीक है, जैसे सपोज एक पर्सन ने दूसरे को बेचा फर्स्ट टाइम, ठीक है, या किसी कंपनी ने, कोई एक कंपनी है, उन्होंने अपना IPO निकाला, ठीक है, या अपने शेयर्स निकाले और उस शेयर को एक इंसान ने खरीद लिया, तो यह हो गया प्राइमरी मार्केट. बट अगर ये इंसान दोबारा उसको बेच रहा है कि उसी मार्केट में, तो दैट विल बी द सेकेंडरी मार्केट. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज द इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट in both the primary and the secondary market. The third statement is that sovereign gold bond are kept out of these schemes. Now this statement is also incorrect. क्यों? क्योंकि इस स्कीम के अंतर्गत सारी चीज़ें आएंगी, इवन दी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एंड जो ट्रेजरी बिल्स होंगे, या फिर जो भी गवर्नमेंट की जो भी डेटेड सिक्योरिटीज़ होगी, इवन द स्टेट डेवलपमेंट लोन. ओके, ये सारी चीज़ें आएंगी किसके अंतर्गत? अंडर दी RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम. सो from here that this statement is incorrect because जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो इंक्लूड होगा इस स्कीम में. तो सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, सो A will be the correct option. One pair is the correct option. Now moving forward, the second statement is regarding the Kurunama and Kuruba are the pastoral communities mainly spread across. तो ये किस pastoral community की बात कर रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये जो pastoral community है, ठीक है, ये कहाँ की है? It is of the Deccan Plateau. ठीक है, ये जो community है वो कहाँ की है? डेक्कन प्लेट्यू की है. और ये जो कम्युनिटी है ये ऑल वेदर शॉल्स को बनाती है. ठीक है, ये पता होना चाहिए. और इन शॉल्स को हम लोग क्या कहते हैं? गोंगाडी कहते हैं इन तेलंगाना. सो इन तेलंगाना दीज शॉल्स आर कॉल्ड दी गोंगाटी. ओके, तो ये इसको बनाया जाता है, यानी कि ये जो कम्युनिटी है ये क्या करती है? बेसिकली ये डेक्कन कम्युनिटी ये कहीं ना कहीं ये फैब्रिक बनाती है. ठीक है, ये फैब्रिक बनाती है. एंड और इस फैब्रिक से आजकल ऑल वेदर शूज़ भी बन रहे, बहुत सारा इसका यूज़ हो रहा है, बहुत जगह पे इसकी इम्प्लीकेशंस है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 इज रिगार्डिंग द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द नीति आयोग. तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के बारे में ये क्वेश्चन है. ठीक है, नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द गवर्निंग काउंसिल्स embodies the objective of the cooperative federalism and provides the platform to discuss the intersectoral and interdepartmental federal issues. Now this statement is correct because आपको पता है क्या कि नीति आयोग का काम क्या है? नीति आयोग का काम है टू प्रमोट दी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. ठीक है, टू प्रमोट दी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दिस इज द मेन वर्क ऑफ द नीति आयोग. ठीक है, ताकि एक जो स्टेट्स हैं उनके बीच में एक अच्छा सा कोलैबोरेशन मेंटेन करके रखा जाए. सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नीति आयोग. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ next statement is it is headed by the Prime Minister of India. Yeah, this statement is also correct. The Niti Aayog is headed by the Prime Minister of India. Okay, and Niti Aayog, what is the Niti Aayog? It is a think tank. It is a think tank. Okay, so this you should know, it is a think tank. Next is it comprises of the Chief Minister of all the state and the union territories with the legislature. ये भी correct है कि सारे जो states के जो Chief Minister हैं and the यूनियन टेरिटरी विद द लेजिस्लेचर के जो चीफ मिनिस्टर हैं. नाउ व्हाट इज द यूनियन टेरिटरी विद द लेजिस्लेचर? इट्स लाइक वी हैव द दिल्ली एंड पुदुचेरी. ओके, हियर वी हैव द यूनियन टेरिटरी, दीज आर द यूनियन टेरिटरी विद द लेजिस्लेचर. ओके, एंड लद्दाख, सॉरी, द जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो यूटी विद द लेजिस्लेचर, बट लद्दाख डोंट हैव द
Ladakh is UT but it don't have the legislature. Okay, and जो नीति आयोग होता है उसमें क्या होता है, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं. एक्स ऑफिशियल मेंबर्स में कौन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा ऑफ द नीति आयोग, और फुल टाइम मेंबर्स भी होते हैं. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए. और कुछ स्पेशल इनवाइटी भी होते हैं नीति आयोग में. ठीक है, उसके बाद द फोर्थ स्टेटमेंट इज द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग इज हेल्ड बाई एनुअली सिंस इट्स इंसेप्शन ऑफ द नीति आयोग. नाउ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज द मीटिंग, जब से जो नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ है तब से जो मीटिंग है गवर्निंग काउंसिल्स की, इट हैपन्स ओनली 8 टाइम्स. सो देर इज नो प्रोविजंस लाइक दिस देर शुड बी अ बाई एनुअली मीटिंग. सो दिस यू शुड नो फ्रॉम हेयर. ओके, तो ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि बाई एनुअली हमें मीटिंग करनी है. ठीक है, सो यहाँ से हमने देखा कि द फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो आर 3 पेयर्स आर करेक्ट. नीति आयोग की बात किया जाए तो नीति आयोग में इसके 2 पार्ट होते हैं. ठीक है, जैसे okay, so the first is the Team India Hub and the second one is the Knowledge and Innovation Hub. Okay, now moving forward, our next question is ये क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया. ठीक है, तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है, लिखा हुआ है कि द फर्स्ट लेजिस्लेशन दैट गवर्नड द मैनेजमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रिजन्स इन इंडिया वाज द प्रिजन एक्ट ऑफ द 1894. ठीक है, तो देखा जाए तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. जो भी मैनेजमेंट हम लोगों ने जो भी है प्रिजन का, ठीक है, तो उसके लिए सबसे जो पहला लेजिस्लेशन आया था, it was in the year of the 1894. The second statement is as per the provision of the constitution, the prisons and the person detained therein fall under the concurrent list. Now you should know that the prison is a state subject. So it cannot fall in the concurrent list. So the second statement is incorrect. The first one was correct. Third is the Model Prison Act 2023 makes the provision for the grant of the parole and the furlough and the remission. Now this statement is correct. जो भी मॉडर्न जो लॉ आया है ऑफ द प्रिजन एक्ट, तो ये बात करता है, दिस टॉक्स अबाउट the parole, furlough and the remission. Now what is the difference between the parole and the furlough? Now you should remember this thing like the furlough. When you write furlough, there's a F. F means the fundamental right. इट इज़ जस्ट अ निमोनिक. ठीक है, आप समझेंगे ऐसे, जैसे एफ है, एफ मतलब फंडामेंटल राइट, यानी कि जो फर्लो है, फर्लो इज़ योर राइट. ठीक है, दिस वॉज अ UPSC PYQ, तो यू शुड नो दिस थिंग. एंड दी पैरोल इज़ नॉट अ राइट. एंड रिमिशन मतलब आपकी जो बेसिकली जो सज़ा है उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है. सो फ्रॉम हेयर दी 2 स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. सो द बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके, फर्स्ट इज द weed are undesirable plant that competes with the crops for the nutrient, waters and the sunlight. Now this is correct. जो weeds होते हैं, they are the undesirable plant, means we don't want the weeds, but it grow independently by itself. And what it do, it just compete for the nutrition. The nutrition needed by the actual plant will be taken by these weeds, so that's why they are harmful for our crop. The next is the glyphosate is a non-selective herbicide killing most plant coming into contact with it. This is also correct. जो glyphosate है, it is a non-selective herbicide. ये क्या है, ये it is a type of herbicide. Okay, glyphosate is a type of herbicide जो क्या करता है, it is killing most of the plant when it comes in the contact of the plant. Okay, next is the Ministry of the Agriculture and the Farmer Welfare has banned the use of the glyphosate in India owing to the health hazard risk to the human beings and the animal. Now this statement is partially correct, means it is incorrect, because till now the Ministry of the Agriculture and the Farmer Welfare has not banned the glyphosate. बेसिकली क्या किया हुआ है कि इस पर बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है. ठीक है, इस पर टोटली बैन नहीं किया हुआ है. ठीक है, सो दे हैव जस्ट अप्लाइड द रिस्ट्रिक्शन ऑन इट. ओके, सो फ्रॉम हेयर ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट. मूविंग फॉरवर्ड, कंसीडर द ओके नाउ मिहिर एंड प्रत्यूष. ठीक है, ये 2 क्या हैं, दीज आर दी 2
सुपर कंप्यूटर्स. ओके, and they're established in the National Center for the Medium Range Weather Forecasting. So MEHR कहाँ established हुआ है? National Center for the Medium Range Forecasting. And the Pratyush, it is established in the Indian Institute of Tropical Meteorology. Now अब बात किया गया है, ये है क्या? It is a petaflop supercomputer. Petaflop supercomputer. I told you yesterday that जो भी कंप्यूटर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए वी हैव दी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड. सो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड व्हाट दे डू, इसे हम लोग मेज़र करते हैं कि दैट इज़ द व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर. ओके, हाउ मच कैपेबल इट इज़, हाउ मच पावरफुल इट इज़. ओके, एंड ये क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड. ओके, नाउ इसी को ही और एडवांस फॉर्म में ले जाने के लिए क्या करते हैं, जब इसका जो मेजरमेंट है, ठीक है, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम इसको बिलियन ट्रिलियन में रिप्रेजेंट करने लगते हैं, ठीक है, बिलियन ट्रिलियन में रिप्रेजेंट करने लगते हैं, तो ये और पावरफुल हो जाता है. बिलियन, ट्रिलियन, और उसके बाद आता है क्या? उसके बाद आता है इट इज़ क्वाड्रिलियन. ओके, एंड दिस क्वाड्रिलियन इज कॉल्ड द पेटा. सो दैट्स व्हाई हियर द नेम इज पेटाफ्लॉप. यानी कि जो फ्लॉप है ये तो है, पर कितना फ्लॉप? पेटाफ्लॉप. बिलियन, बिलियन, ट्रिलियन और क्वाड्रिट्रिलियन से जाएगा ये पेटाफ्लॉप में. तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई है. नेक्स्ट इज ऑल इंडिया सर्विसेज आर गवर्न्ड बाय द आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, सो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? करेक्ट है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उसको 312 में हमने गवर्न किया है. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेन सर्विसेज आर ऑल द 3 ऑल इंडिया सर्विसेज. ओके, नाउ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. वाई? बिकॉज ऑल इंडिया सर्विसेज में 2 सर्विसेज हमारी आती हैं, जिसे हमने बात किया कि कौन कौन सी. जैसे अगर ऑल इंडिया सर्विसेज की आप बात करें, सो हियर विल बी द IPS एंड द IAS. ठीक है, सो IPS और IAS ये जो 2 सर्विसेज हैं, इट कम्स अंडर दी ऑल इंडिया सर्विसेज. बट IFS की बात किया जाए तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज में नहीं आती है. ठीक है, जो IFS है इट नॉट कम्स अंडर दी ऑल इंडिया सर्विसेज. देखिए, कुछ चीज़ों को पता होना चाहिए आपको. जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो कौन कंडक्ट कराता है? सेंटर कंडक्ट्स द एग्ज़ाम ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज. आफ्टर दैट सेंटर, जब जो कैंडिडेट होते हैं जब सेलेक्ट हो जाते हैं, आफ्टर दैट जो सेंटर होता है वो स्टेट में उनको भेज देता है, स्टेट के कैडर में उनको भेज देता है. उसके बाद कुछ जो कैंडिडेट होते हैं उनको सेंटर में डिप्यूटेशन भी मिलता है, तो वो सेंटर में काम करते हैं. बट स्पेशली जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं उनके जो भी लोग होते हैं वो कहाँ पर काम करते हैं? होते उनका जो भी अपॉइंटमेंट होता है वो सेंटर करता है, बट वो अपॉइंट एक्चुअल में कहाँ काम करते हैं? वो स्टेट में जाके काम करते हैं. ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कुछ सेंट्रल सर्विसेज भी होती हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज. ठीक है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज में क्या होता है? ये सर्विसेज टोटली सेंटर के कंट्रोल में होती हैं. ठीक है, इसमें कोई भी स्टेट कैडर सिस्टम नहीं होता है. ठीक है, कोई भी स्टेट का कैडर सिस्टम नहीं होता है इन द सेंट्रल सिविल सर्विसेज. और इन सर्विसेज के अंतर्गत कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं? जस्ट लाइक दी IFS हो गया आपका, ठीक है, और इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ठीक है, कस्टम की सर्विसेज, सेंट्रल एक्साइज सर्विसेज. तो ये सारी जो सर्विसेज हैं दिस कम्स अंडर दी सेंट्रल सिविल सर्विसेज. Okay, now you got the difference between the all India services and central civil services. In all India services there will be IPS, IAS, but in central civil service there will be IFS, IRS, custom officer और central excise services. Okay, now so यहाँ से क्या हो गया? The second statement is incorrect. The third statement, central civil services are under the central government itself with a no state cadre system. This is correct. So from here only 2 pairs are correct. Moving forward, next is the EU's जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ द प्रेफरेंस प्लस. तो यूरोपियन यूनियन की जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ द प्रेफरेंस प्लस है. ये क्या चीज़ है भाई? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट गिव्स द डेवलपिंग कंट्री अ स्पेशल इंसेंटिव टू परस्यू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द गुड गवर्नेंस. दिस इज करेक्ट. EU ने क्या किया हुआ है? EU ने अभी क्या किया हुआ है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए जो टैरिफ का है,
टैरिफ का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया हुआ है, सो दैट दे कैन जस्ट एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट, जो भी डेवलपिंग कंट्री है, एंड EU में क्या होगा, उन प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया जाएगा विद अ वेरी लो कॉस्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट EU कट्स द इम्पोर्ट ड्यूटी, या दिस इज करेक्ट, टू द 0 और 2/3 ऑफ द टैरिफ लाइन्स ऑफ द एक्सपोर्ट फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज। नो दिस इज करेक्ट। और ये किया क्यों गया है, फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज। नाउ द बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट इज ओके, ये भी देखो थोड़ा सा कट गया है, ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द मेमोरेंडम ऑफ द प्रोसीजर गवर्न्स द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हायर जुडिशरी इन इंडिया। ठीक है, यानी कि इंडिया की जो हायर जुडिशरी में अगर अपॉइंटमेंट करना है मेंबर का, CGI का या किसी और जज का, सो इट विल बी अंडर द मेमोरेंडम ऑफ द प्रोसीजर। नाउ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट इज द मेमोरेंडम ऑफ द प्रोसीजर सेज दैट द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द लॉ एंड द जस्टिस वुड सीक द रिकमेंडेशन ऑफ द outgoing चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सही है। देखिए, जो भी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, वो किसको रिकमेंडेशन भेजता है, लॉ कमिश्नर को, ठीक है, सॉरी लॉ मिनिस्टर आप कह सकते हो, ठीक है, यूनियन लॉ मिनिस्टर, ठीक है। और उसके बाद इस अपॉइंटमेंट को जो लॉ मिनिस्टर है, फिर वो रिकमेंडेशन किसको भेजता है, PM को भेजता है, और PM उसके बाद किसको, प्रेसिडेंट को भेजता है, और प्रेसिडेंट के बिहाफ पे क्या किया जाता है, जो अपॉइंटमेंट होता है कोई भी जजेस है उसका किया जाता है। तो ये पूरा क्या है, ये प्रोसेस है। सबसे पहले CGI किसको भेजेगा, लॉ मिनिस्टर को, फिर उसके बाद वो PM के रिकमेंडेशन के लिए जाएगा, एंड देन आफ्टर दैट इट विल फॉरवर्डेड टू द प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट विल टेक द डिसीजन ऑन इट। ओके, next is Article 124 of the Constitution contains the provision related to the memorandum of the procedure. Now this statement is incorrect because Article 124 में क्या लिखा हुआ है, there should be a Supreme Court and there should be a CGI, ये चीज़ लिखी हुई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट कोई भी बात नहीं की गई है रिगार्डिंग दी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्या है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहाँ से आ रहा है, दिस इज द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। तो आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में 3 केसेस हुए थे दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट जजेस केस ऑफ द 1981, सेकेंड जजेस केस ऑफ द 1993 एंड थर्ड जजेस केस ऑफ द 1998। ठीक, इन तीनों जजेस केसेस के बाद क्या हुआ, ये जो प्रोसेस है, ठीक है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट और द हायर जुडिशरी और द हाई कोर्ट, तो ये सारा कैसे आया था, it comes from the first judge's case, second judge's case and the third judge's case. It is not mentioned in the Article 124 of the Constitution of India. Okay, now I think you got the answer. So from here our 2 statements are correct and 1 is incorrect, so 2 are correct. Now moving forward, consider the following statement regarding the Lothal. ठीक, तो लोथल के बारे में पूछा गया है, इट इज़ द साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये दिस इज करेक्ट। जो लोथल है इट इज़ द साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट डिक्लेयर्ड एट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज टिल नाउ द लोथल इज नॉट डिक्लेयर्ड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इट इज़ इन द टेंटेटिव लिस्ट, मीन्स इट इज़ अबाउट टू डिक्लेयर। 2014 में, in 2014 the UNESCO nominated the Lothal as the World Heritage Site, so it is not it has not been declared till now. ठीक है, it is in the transition. Next is Lothal is the landlocked site of the Indus Valley civilization. You know that Lothal is a dockyard. Now if the local is the dockyard, how it could be the landlocked? Okay, so this is contradictory, so this statement is incorrect, so from here A is the correct option. Next is, now which of the following statement is correct regarding the अमुक्ता मर्यादा। ठीक, आपने सुना होगा अमुक्ता मर्यादा के बारे में, तो देखा जाए कि ये क्या है, तो बेसिकली इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, इट इज़ द एपिक पोएम ऑफ द तेलुगु कंपोज्ड बाय द कृष्णदेव राय। आपको पता है कि जो संगम डायनेस्टी थी, ठीक है, मीन्स जो विजयनगर एम्पायर डायनेस्टी थी, ठीक है, विजयनगर एम्पायर की जो डायनेस्टी थी, तो उस डायनेस्टी में बेसिकली SSTA, that is the
सलवा, ओके। तो 3 डायनेस्टीज थी अंडर दी विजयनगर। तो विजयनगर एम्पायर में 3 डायनेस्टीज थी, संगम, सुलवा, तुलवा और राविदुर, SSTA। तो इसमें से जो तुलवा डायनेस्टी थी वहाँ से एक सबसे प्रोमिनेंट जो रूलर थे वॉज दी कृष्णदेव राय, ठीक है। तो दिस यू शुड नो, ओके। तो उन्होंने ही जो एक, और ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़े एक पोएट थे, ठीक है। सो उन्होंने ही लिखा था क्या, अमुक्ता मल्यादा। तो दिस वॉज द एपिक तेलुगु पोएम। सो फ्रॉम हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, at the place like Tekakota in the Karnataka and the Andhra Pradesh, the rock paintings from the Neolithic age are often found. Which of the following can be the appropriate reasons for it? तो बेसिकली बात कर रहा है कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर टेका कोटा की जो रॉक पेंटिंग्स है न्यूलिथिक एज की बहुत ज़्यादा फाउंड होती हैं। तो व्हाट कुड बी द अप्रोप्रिएट रीज़न फॉर इट, ठीक है। सो व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट रीज़न, द बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एक्चुअली क्या है कि इन रीजन में जो ग्रेनाइट रॉक है वो पाई जाती हैं, एंड ग्रेनाइट रॉक्स आर वेरी मच सुटेबल फॉर द रॉक पेंटिंग, ठीक है। सो दैट्स वाई इन दिस एरिया द रॉक पेंटिंग फाउंड बिकॉज वी हैव द ग्रेनाइट रॉक हेयर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Consider the following statement regarding the paintings found in the Ajanta caves. Now, Ajanta caves की painting के बारे में question है. Now, the first statement is the figures in these caves are painted over the over stylizations with the less importance to the naturalism. Now, this statement is correct. कोई भी अजंता पेंटिंग में ओवर स्टाइलिशन नहीं किया गया, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा ओवर स्टाइलिश नहीं बनाया गया है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी है नेचुरलिज्म को। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ पहले बात करते हैं अजंता के बारे में। अजंता में क्या है, टोटल 29 केव्स हैं, जिसमें से हमारी जो 25 केव्स हैं वो विहार की हैं, विहार, ठीक है। एंड और 4 जो केव्स हैं वो चैत्या की हैं। विहार मतलब क्या होता है, विहार्स आर दी रेजिडेंशियल केव्स जहाँ पर लोग रहते हैं, एंड चैत्यास, चैत्या क्या है, चैत्या जहाँ पर मेडिटेशन करते हैं। उसी तरह अगर बात किया जाए एलोरा, तो एलोरा में टोटल कितनी केव हैं, 34 केव्स हैं। उसमें से 1 से 12 यानी कि टोटल जो 12 केव्स हैं वो बुद्धिस्ट केव्स हैं, ओके। और उसके बाद 12 से जो 29 केव्स हैं वो कौन सी केव्स हैं, मीन्स टोटल 17 केव्स ये ब्राह्मणिज्म की यानी कि ब्राह्मण की केव्स हैं। उसके बाद जो 4 केव्स हैं, सॉरी जो 5 केव्स हैं वो किसकी हैं, जैन की केव्स हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एलोरा में टोटल 34 केव्स हैं, ठीक है। और उसमें से 12 जो है ब्राह्मणिज्म की, 17 जो है बुद्धिस्ट की, और जो 5 हैं वो जैन केव्स हैं। और अजंता में 29 केव्स हैं, 25 जो है वो विहार जहाँ पे लोग रहते हैं, 4 चैत्यास जहाँ पर वो मेडिटेशन करते हैं। तो दिस यू शुड नो, ठीक है। नाउ अभी देखें तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन हो गया वो इनकरेक्ट, फिर लिखा हुआ है द थीम्स ऑफ दीज पेंटिंग्स आर इवेंट फ्रॉम द लाइफ स्टाइल ऑफ बुद्धा। बिल्कुल सही है, कई सारी जो पेंटिंग्स है वो बेसिकली डिपिक्ट करती हैं द लाइफ ऑफ द बुद्धा। द अदर इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स आर फ्रॉम द पद्मपानी एंड द वज्रपानी। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट कि जो कई सारी जो पेंटिंग्स है वो पद्मपानी वज्रपानी ये क्या है, ये इनको डिनोट करती हैं। जैसे अगर बात की जाए सिमला, ठीक है ना, और उसके बाद जनका जटाका केव्स, ठीक है, और कई सारी और भी केव्स हैं ये सारी चीज़ों को क्या करती हैं, डिपिक्ट करती हैं। मूविंग फॉरवर्ड, तो यहाँ से स्टेटमेंट कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमारा बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन बिकॉज यहाँ पे 2 पेयर सही हैं एंड दिस इज इनकरेक्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी वारली पेंटिंग। देखिए कहीं पर भी कभी भी शब्द वारली आ जाए, वारली इज मोस्टली एसोसिएटेड विद द महाराष्ट्र, वहाँ पर वारली रीजन को भी काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है। सो नाउ द वारली पेंटिंग derives its name from the small tribe inhabiting in the remote and the tribal regions in the Maharashtra. Statement is correct. Now these paintings are made from the mostly by the women as the part of their routine and auspicious celebration. This statement is also correct. Women क्या करती हैं, इसको बेसिकली बनाती हैं
during the auspicious occasions. Now, marriage is the most recurring theme of the Warli painting. This statement is also correct. These paintings are mostly made by the Gond and the Kol tribes. ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए. एंड बेसिकली वो ये जो पेंटिंग्स होती हैं इसमें क्या होते हैं, इसमें डॉट डॉट खूब सारी चीज़ें होती हैं और उसमें खूब सारे इंसानों को भी दिखाया जाता है. बहुत सारे इंसान ऐसे गोल सर्कल में ऐसे खड़े रहते हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको. तो यहाँ से ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो फोर्थ का ऑप्शन क्या हो गया, सी. मूविंग फॉरवर्ड, इन लिटरेचर द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ द डांस इन म्यूजिक्स इन इंडिया कैन बी फाउंड इन. तो कहाँ पर जो फर्स्ट रेफरेंस ऑफ द डांस और म्यूजिक मिलता है, सो इट इज़ फाउंड इन दी वेदास. डी इज दी करेक्ट ऑप्शन. The next statement is, which of the following statements accurately describe the parliamentary democracy? Parliamentary democracy को कौन describe करता है? The first statement is the president of the India is the head of the government. Now this statement is incorrect because the president of India is not the head of the government. The prime minister is the head of the government. President of India is the head of the state. ठीक, so this statement is incorrect. The next, okay, so next statement is the okay, so next statement is that the prime minister is the head of the government. As I told you, this is the correct, that the prime minister is the head of the government but the president is the head of the state. So this statement is correct. Next statement is, president is elected by the people. Now this statement is incorrect because the president is not elected by the people. ठीक है, प्रेसिडेंट का कॉलेज होता है और उस कॉलेज में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए कौन कौन से लोग होते हैं, लोकसभा के लोग होते हैं, वो भी कौन से इलेक्टेड, राज्यसभा के भी होते हैं कौन से इलेक्टेड. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग होते हैं जो भी इलेक्टेड हैं. और उसके साथ साथ कौन होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली प्लस पुदुचेरी. ठीक है, इनको भी इंक्लूड किया गया था. ठीक है, यूनियन, क्योंकि ये क्या है, ये यूनियन टेरिटरी विद द लेजिस्लेचर है, दैट्स वाई दे आर इंक्लूडेड. एंड दे आर इंक्लूडेड विद द 69th अमेंडमेंट. तो आप इसको भी देख सकते हैं. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. द थर्ड इज इनकरेक्ट. द फोर्थ इज, प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी. ओके, नाउ दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज द Prime Minister is not elected by the member of the ruling party, but the Prime Minister is elected by the member of the majority party. तो जो majority party होती है, ठीक है, majority party, उसके द्वारा Prime Minister को elect किया जाता है, not from the ruling party. Okay, so the fourth statement is incorrect. The fifth statement is that the parliament consists of the two houses, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. This is correct. Lok Sabha is called the lower house and the Rajya Sabha is called the upper house. Okay, this is called the house of the people and this is called the council of the state. ठीक, सो यहाँ से हमने क्या देखा कि हमारा जो सेकेंड और फिफ्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. सो सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन. मूविंग फॉरवर्ड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एशियन डेवलपमेंट बैंक. आपको पता है दैट एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी इंडेक्स का डील की है एंड दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दैट ओनली. द फर्स्ट इज that the from 31 member of it established in the 1966, Asian Development Bank has grown to encompasses 68 member. तो ठीक है, initially when it was established in the year of the 1966, it had 31 member, but now the number of the member has enlarged up to the 68. So this statement is correct. Then next is the headquarters of the Asian Development Bank located in the Manila, Philippines. This statement is also correct. The third statement is that China is the largest stakeholders in the Asian Development Bank, followed by the India and the Japan. Now this statement is incorrect. Why? Because the China is not the largest member of the stakeholders in the ADB, but the Japan and the US. So Japan and the US ये क्या है, ये largest stakeholder है in the Asian Development Bank, and India is not the stakeholder, largest stakeholder, but India is one of the founding member of the ADB. So this you should know from here. So from here the two pairs are correct, so B will be the correct option. Now moving forward, which of the following करेक्ट अबाउट द UN peacekeeping. तो UN peacekeeping के बारे में कौन सा चीज़ें करेक्ट है. मैंने बताया था कि UN peacekeeping फोर्स हैं, ठीक है, तो जिनको डिप्लॉय किया जाता है किसी सारी कंट्रीज़ में फॉर मेकिंग द पीस.
The first statement is that the UN peacekeeping operations are conducted solely by the United Nations military forces. Now this statement is correct. Incorrect, because जो भी operations होते हैं UN peacekeeping forces के, they are not conducted solely by the United Nations military. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन की सिर्फ मिलिट्री के इन्वॉल्वमेंट से नहीं होते हैं, उसके जो मेंबर स्टेट्स हैं वो अपनी मिलिट्री का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देते हैं. सो दैट्स वाई द ए इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन. Now, talking about the B, the primary objective of the UN peacekeeping is to enforce the peace by the military means. Now, this statement is also incorrect because जो primary objective है UN peacekeeping forces का, उसका objective है to support the peace process. To support the peace process, कि how we can just attain the peace process. So this is the primary objective of the UN peacekeeping forces, not the enforce the peace by the military means. Okay, to establish the peace process, to attain the peace process, this is the primary objective of the UN peacekeeping forces. So the B is the incorrect. Okay, third is the UN peacekeeping missions can only be authorized by the United Nations Security Council. Now this is the correct options. ओके, कोई भी इसका जो मिशन होगा विल बी फर्स्ट ऑथराइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दैट इज द यूएनएससी. नाउ नेक्स्ट इज द यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस हैव द अथॉरिटी टू यूज द फोर्स टू मेंटेन द पीस एंड द सिक्योरिटी. नाउ दिस इज स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. दे डोंट हैव द अथॉरिटी टू यूज द फोर्स, rather than they have the authority to use the force for their self defense. Okay, so if they are in any sort of danger, so they can use it. Okay, so they can just use the force in the process of the self defense. Okay, they are authorized to do that, but not to maintain the peace. So from here, C is the correct option. Moving forward, which of the following statement is correct about the India ki toy industry? The first statement is that India toy industry is primarily dominated by the international toy manufacturers. Now this statement is incorrect. India की जो toy industry है, it is not dominated by the Indian international manufacturers. There are various most factors. हम लोग import ज़्यादा कर रहे हैं और भी कई सारे factors हैं. So this is the cause. This is incorrect. Next is the Indian toy industry has witnessed the significant growth in the recent year. Now this statement is correct because of the Make in India project or what we called as the is like जैसे हमारे यहाँ होता है कि हैकेथॉन. ठीक है, क्या होता है हैकेथॉन की तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं ट्वाइकॉथ, या इसको ट्रॉकेथॉन भी कह सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह के कई सारे हम लोग स्कीम चला रहे हैं. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मेक इन इंडिया स्कीम है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग प्रमोट कर रहे हैं किसको, टॉय को. तो उसकी वजह से क्या होता है, सिग्निफिकेंट क्या हुई है, ग्रोथ हुई है. इवन जो हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, जो इम्पोर्ट है, ठीक है, इम्पोर्ट को भी कम कर दिया हुआ है. ओके, सो द स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट. नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट 3 दैट इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एंड हिंडर्ड द ग्रोथ ऑफ द Indian government has implemented a strict regulation that hindered the growth of the toy industry. No, this statement is incorrect. ठीक है, जो टॉय की जो ग्रोथ है वो क्या हुई है, जो टॉय की जो ग्रोथ है वो क्या है, वो तो बढ़ी हुई है. ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ओके, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स चलाए हैं, स्कीम्स चलाए हैं, जिससे क्या हुआ है, जो टॉय की जो इंडस्ट्री है वो क्या हुआ है, बढ़ी हुई है. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दैट Indian toy industry is solely focused on the traditional toys and lacks the innovation. Now this statement is also incorrect. देखिए, इंडियन जो टॉय इंडस्ट्री है वो अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल टॉयज़ उसने और ज़्यादा फोकस किया हुआ है कहाँ पर, जो भी नए जो टॉयज़ हैं, ठीक है, जो भी इनोवेटिव टॉयज़ हैं उस पर भी क्या किया हुआ है, फोकस किया हुआ है. ठीक है, सो दिस यू शुड नो. नेक्स्ट इज, सो फ्रॉम हियर ओनली the one statement is correct, ये वाला. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी पुराना किला. तो पुराना किला के बारे में न्यूज़ आई थी, जहाँ से बहुत सारे एक्सकवेशंस हुए हैं. इट इज़ ओल्डेस्ट फोर्ट इन द दिल्ली, इट इज़ द ओल्डेस्ट फोर्ट इन दिल्ली, या दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट इज इट इज़ लोकेटेड इन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन. एंड इट इज़ रिनोवेटेड बाय द एम्परर अशोका. नो, दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़
renovated by the Emperor Humayun. ठीक है, तो this you should know from here. 2 pairs are correct. Now consider the following statement regarding the International Energy Agency. International Energy Agency released the report World Energy Investment Report. This is correct. Next is International Energy Agency is the Paris-based autonomous intergovernmental institute. This statement is also correct. तो इसका जो headquarter है वो कहाँ पर है? The headquarter is in the Paris and it is a autonomous intergovernmental agency. The third statement is International Energy Agency set up under the framework of the G7 in the aftermath of the 1973 oil crisis. Now this statement is partially correct because it is not established under the framework of G7 but it is established under the framework of OECD. इसका जो सेक्रेटरीट है, किसका? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो सेक्रेटरीट है, इट इज़ अंडर द सेक्रेटरीट ऑफ द OECD. तो दिस यू शुड नो इन द पेरिस. ठीक है, एंड इट वॉज established in the year of 1974. So from here third is the incorrect, दो पेयर सही हैं, so the B will be the correct option. Moving forward, which of the following is correct regarding the Acinetobacter baumannii. तो ये क्या है, किसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? देखिए इसकी अगर बात की जाए तो ये बेसिकली क्या है, इट इज़ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ठीक है, और जो क्या करता है, हमें हेल्प करता है, हमें एंटीबॉडीज़ के हमारे अगेंस्ट जो भी बाहर से जो पैथोजेंस आते हैं उनके अगेंस्ट लड़ता है और हमें एक नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. इट इज़ नेचुरली रेजिस्टेंट टू द मोस्ट एंटीबायोटिक. ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग फॉरवर्ड, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेफीन. सो ग्रेफीन का हमने भी एक प्लांट लगाया है. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट है. पहला लिखा हुआ है दैट द ग्रेफीन इज़ अ two-dimensional material that composed of the single layer of the carbon atoms arranged in the hexagonal lattice. Okay, now this statement is correct. ठीक है, तो ग्रेफीन क्या है? इट इज़ अ two-dimensional material. ठीक है, नेक्स्ट इज दैट ग्रेफीन हैज़ excellent electrical conductivity and is considered the promising material for the future electronic devices. This statement is also correct. ये जो इसकी जो elasticity है, ठीक है, और सॉरी इलेक्ट्रिकल जो कनेक्टिविटी है, इट इज़ वेरी मच. ठीक है, कई सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी अच्छी हैं, जैसे ये इट इज़ 100 times मोर स्ट्रॉन्ग देन स्टील. ठीक है, और कनेक्टिविटी भी है, थर्मल इसकी रेजिस्टिविटी भी है, बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट इज़ दैट it is form of the metal oxides with the high melting point commonly used in the aerospace application. Now this statement is incorrect because कोई भी ग्रेफीन का यूज़ एरोस्पेस में नहीं है. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये क्या है, इट इज़ नॉट अ मेटल ऑक्साइड. ठीक है, ये इट इज़ जस्ट दी प्योरली दी कार्बन एटम्स. जो ग्रेफीन है, इट इज़ मोस्टली मेड या प्योरली मेड फ्रॉम दी कार्बन एटम एंड इट डोंट हैव दी हाई मेल्टिंग पॉइंट. ओके, सो दिस यू शुड नो. इसका कोई भी हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं है और ये मेटल ऑक्साइड भी नहीं है, क्योंकि ये किससे बन रही है? कार्बन एटम्स से बन रहा है. एंड इट इज़ नॉट यूज स्पेशली इन दी एरोस्पेस एप्लीकेशन. द फोर्थ स्टेटमेंट इज दैट द ग्रेफीन इज द ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल एंड मेक सुटेबल फॉर द एप्लीकेशन इन द ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड्स एंड फ्लेक्सिबल डिस्प्ले. नाउ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ग्रेफीन क्या है? ग्रेफीन जो है वो लगभग 90% जो है वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है. ट्रांसपेरेंट है. So this you should know. ठीक है. The fifth statement is the graphene exhibits the strong diamagnetism and is widely used in the magnetic storage devices. Now this statement is again false because the graphene does not exhibit the strong diamagnetism. ठीक है, but it shows the weak diamagnetic property. तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है? weak diamagnetic property. So the graphene shows the weak diamagnetic property. ठीक है, और जिसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीक डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी? मीन्स दैट ये क्या करेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करेगा. ओके, और इसका इस्तेमाल है वो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल इसका नहीं करते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ठीक है, सो इसका जो डिवाइस इसका इस्तेमाल है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें कई सारी चीज़ें बनाने के लिए करते हैं, पर स्टोरेज के लिए पर्पज से नहीं करते हैं. ठीक है, सो दिस यू शुड नो. सो फ्रॉम हेयर the B will be the correct options because we have one statement, two statement and three. These three are the correct statement. 1, 2, 3. 3 pairs are correct. So only 3 pairs are correct. Now moving forward,
इसके बारे में मैंने बात किया था कि व्हाट आर द फ्लेवनॉल्स। फ्लेवनॉल्स क्या है, हमें जो खाना है हमारा, जो हम लोग फूड खाते हैं, ठीक है, तो उनसे कई सारे हम लोग को अच्छे चीज़ें मिलती हैं, जो क्या होता है, जो हमारे बेसिकली एंटीबॉडीज़ में हेल्प भी करती हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेवनॉइड्स कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, फ्लेवनॉइड्स आर द ग्रुप ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट्स। ये क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस होते हैं, जो प्राइमरी मिलते हैं कहाँ पर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द 9 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द परमानेंट मैग्नेट। नो, परमानेंट मैग्नेट के बारे में क्वेश्चन है कि परमानेंट मैग्नेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट लिखा हुआ, परमानेंट मैग्नेट कैन लूज देयर मैग्नेटिज्म ओवर द टाइम। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज द मीनिंग ऑफ द परमानेंट मैग्नेट itself that it will not lose its magnetism. Okay, so how it can lose its magnetic property over the time? So this statement is incorrect. परमानेंट मतलब वो परमानेंट है ही, ठीक है, बिकॉज कि उसकी जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो काफ़ी टाइम तक रहने वाली है, ठीक है, एंड दे आर मेड फ्रॉम द मटेरियल विद द हाई कोरेसिटिविटी। क्या होता है, हाई कोरेसिटिविटी होती है, जिससे वो क्या होता है, वो अपनी मैग्नेटाइजेशन को मेंटेन कर पाते हैं। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है हाई कोरेसिटिविटी की होती है, यानी कि जो कोरेसिव होती है, कोरेसिव का मतलब क्या होता है कि जो वो जो धीरे धीरे डिके हो जाता है, तो डिके नहीं होता, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट। नेक्स्ट इज द परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम द मटेरियल्स विद द हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है। तो ये जो देखा जाए, ये स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज द परमानेंट मैग्नेट आर मेड फ्रॉम द मटेरियल विद द हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ये क्या है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये बेसिकली जो बनते हैं वो हाई रेमिनेंस से बनते हैं, हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी से नहीं बनते हैं। क्या होता है, एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, दैट इज द हाई रेमिनेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि वो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर कोई मेटल है यहाँ पे, जैसे एक ये मैग्नेट है, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दिया जाए, तब भी जो परमानेंट मैग्नेट है वो परमानेंट मैग्नेट रहेगा, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ द रेमिनेंस। बट हाई परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है, हाई परमेबिलिटी मतलब होता है कि अगर उस मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया गया, तो वो क्या करेगा, उसकी जो एबिलिटी टू रिस्पॉन्स द मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी मतलब क्या होता है, रिफर्स टू द मैग्नेटिक मटेरियल्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द अप्लाइड फील्ड। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द थर्ड इज द परमानेंट मैग्नेट्स हैव नॉर्थ एंड साउथ पोल। दिस इज करेक्ट होता है। परमानेंट मैग्नेट्स कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड बाय हीटिंग देम एट द हायर टेम्परेचर, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर परमानेंट मैग्नेट है, अगर उसको हम लोग हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया जाए, तो उसमें क्या होता है, वो डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है। The fifth one is the permanent magnets can only attract the ferromagnetic material. Now this statement is incorrect again because the permanent magnet can attract the diamagnetic and paramagnetic also. Now what is the example of the ferromagnetic? It's like the iron, cobalt and the nickel. These are the ferromagnetic. But apart from that, it can also attract the diamagnetic and paramagnetic. ठीक है. So this is तो यहाँ से देखा जाए, so are this 1 2 statements are correct, so A will be the correct option, 9A. Moving forward, ठीक है, ये इतना ही क्वेश्चन थे। सो टिल देन मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों के द्वारा, फीडबैक दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू, जय हिंद।